सभी साथियों को अभी टाइम है वो कोने में बात नहीं पड़ेगा तो वैसे 2 मिनट में बात कर लेते कर लो कोई नहीं आराम से सेट कर कोई ठीक है। हो गया भाई सबका। आदरणीय सभी मीडिया साथियों का, छायाकार बंधुओं का, इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी का गुड़गांव जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे, पूर्व विधायक रहे, गुड़गांव से आदरणीय सुधीर कटारिया जी, हमारे साथ गुड़गांव जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के सम्मानित अध्यक्ष भाई पंकज रावल जी, हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, और हमारे साथ मंच पर उपस्थित पटौदी से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रही हमारी बहन पवन चौधरी जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी के साथ हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे के बारे में जो अति महत्वपूर्ण चर्चा सभी प्रेस के साथियों से करनी है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा विलंब ना करते हुए सीधे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय राव नरेंद्र सिंह जी से अनुरोध और निवेदन करूंगा कि वो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को औपचारिक तौर पर मुद्दे के साथ शुरुआत करें। आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी। मेरे साथ में विराजमान हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री श्री सुधीर कटारिया जी, हमारे अध्यक्ष शहरी श्री पंकज रावल जी, ग्रामीण अध्यक्ष श्री वर्तन यादव जी, पटौदी विधानसभा से हमारी उम्मीदवार बहन पवन जी, और गुड़गांव के सभी मेरे सम्मानित मीडिया के साथियों, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक छोटी सी कॉल के अंदर आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके आए और आज पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद आप सब लोगों से रूबरू होने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। एक बात की और आपकी तारीफ करता हूं कि गुड़गांव की प्रेस हमारी बड़ी समय की पाबंद है। मुझे उम्मीद थी कि समय 3 बजे दिया है तो हो सकता है कोई 3:15 साढ़े 3 तक आएंगे, लेकिन रास्ते में मैं ही लेट हूँ वास्तव में, वरना मैं खुद समय का पाबंद हूँ, थोड़ा अनुशासित व्यक्ति हूँ, लेकिन बीच में जाम जो है, ये हमारा स्थान ऐसा था, कई देर तक लाइटें चलती रही, हम बीच में खड़े रहे जाम में, तो इसलिए फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में करनी थी, जो मुझे आदेश हुए थे, लेकिन रात को ही मैं चंडीगढ़ से वापस पहुंचा हूं तो सूचना आई, तो मैंने कहा साहब हम गुड़गांव के अंदर है और हमारा गुड़गांव भी चंडीगढ़ से कम नहीं, इसको राजधानी कह लीजिए, वो दूसरी राजधानी कह देते हैं, इसलिए ये भी राजधानी है हमारे लिए। तो हमने कहा चलो इस बहाने हम आप सब साथियों से यही बात करेंगे और इन साथियों से निवेदन करेंगे कि इस आज की इस न्यूज को ऊपर भी निवेदन करेंगे कि स्टेट लेवल पर इसको स्थान मिले, ताकि जो चंडीगढ़ करना था वो आपके माध्यम से पूरा हो सके। साथियों, आज का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर 2005 को इस देश के बहुत ही सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में और हमारे यूपी की सरकार में आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व की जो सरकार थी, उसमें एक
आरटीआई जो अधिनियम था, सूचना का अधिकार, उससे पहले नहीं था अपने देश के अंदर, यह सूचना का अधिकार लागू किया गया था। तो आज उसकी 20वीं वर्षगांठ है। जब तक हम याद नहीं दिलाएं, लोगों को पता नहीं लगे कि वास्तविकता में आज हम, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत से आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं वो तुरंत जानकारी लेना चाहते हैं। तो जब ही आज उस लायक हुए कि उनको कांग्रेस ने अधिकार दिया। और इस प्रकार के और भी जो आपके कानून थे, जो हमारे यूपीए सरकार के जो एजेंडा था उसके अंदर शामिल थे, जैसे आपका मनरेगा 2005 में किया गया, वन अधिकार अधिनियम 2006 में किया, शिक्षा का अधिकार 2009 में किया गया, और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे का अधिकार 2013 में किया गया, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एक ही कानून बनाया गया था। ये किस लिए जरूरत पड़ी थी? इनका आवश्यकता इसीलिए थी कि कोई भी जानकारी हम लेना चाहे, और एक हाशिए पे जो आदमी होता है ना, नीचे जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है, उसको जो राशन मिलने की बात है, कोई पेंशन मिलने की बात है, कोई और किसी चीज की दिक्कत की बात है, तो उसको अधिकार है कि भाई वो आपकी जानकारी हासिल कर सकता है आरटीआई के माध्यम से, जो आजकल बड़ा एक अच्छा एक माध्यम लोगों को मिला। लेकिन दुख की बात क्या है कि 2014 की बात, जब से मौजूदा सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई, तब से इस अधिनियम को कमजोर किया गया। जो संशोधन आए बीच बीच में, उन संसदों के माध्यम से इसको कमजोर करने का प्रयास किया गया। इससे हमारे देश की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जो है ढांचा, उस पर चोट लगी मुख्य रूप से। जैसे कानून पर जो हमला हुआ, सूचना का अधिकार 2005 का, 2019 में जो संशोधन लाया गया था, उससे स्वतंत्रता जो आजादी थी उसको कमजोर किया और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ाया गया। कैसे किया गया इसमें? जैसे पहले हमारे कानून के अंदर आयुक्तों जो होते थे, कमिश्नर आयुक्त, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन इस संशोधन में यह कर दिया गया कि केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया, कि कार्यकाल और सेवा शब्द का अधिकार दे दिया। उसके बाद से स्वतंत्रता प्रभावित हुई और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ गया। तो एक तो ये मुख्य रूप से बात थी। इसी तरह 2023 का जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम था, उसके बारे में भी, उसका भी व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा जो थी वो दायरा बढ़ा दिया गया। पहले क्या था कि व्यक्तिगत जानकारी मिल जाती थी, अब जो कानून बना है उसके बाद आप व्यक्तिगत जानकारी ले नहीं सकते। आप अगर कोई साथी चाहे, पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं पे करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसकी जानकारी मांगी गई, नहीं दी। कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी में जो मृत्यु हुई, जानकारी नहीं दी गई। तो आदि इस प्रकार की अनेक ऐसी चीजें थी तो जानकारियों का अभाव हुआ। तो ये भी एक इस बात का बड़ा, इसमें दिक्कत आई गई। दूसरा, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग पर जो हमले थे वो आपके सामने निश्चित देखे, आप कुछ इस बात को महसूस करते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग में आज तक की सबसे कमजोर स्थिति के अंदर है। पहले जब आप कानून बना था तो 11 आपके स्वीकृत पद थे, और उन 11 स्वीकृत पदों में से केवल 2 आयुक्त कार्यरत हैं। आओ, जितेंद्र भारद्वाज जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है। आओ भाई, इधर आ जाओ। अब आप बाहर गए हुए थे तो चलो धीरे धीरे अचानक ही आपको शुरुआत करते हैं। तो 11 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 2 ही आयुक्त कार्य कर रहे हैं, और सितंबर 2025 के बाद तो जो चीफ कमिश्नर है, मुख्य आयुक्त का पद भी खाली पड़ा हुआ है। तो ये जो है यूपीए शासन दौरान में ऐसा कभी नहीं रहा जो आज एनडीए के दौरान में चल रहा है। तो ये एक आपकी जानकारी में हम देना चाहते थे। इसी तरह से जो पेंडिंग मामले जो पड़े हुए हैं, जून 2024 तक देश भर के 29 जो आयोग है उनमें लगभग 4,05,000 अपील और शिकायतें लंबित थी, जो 2019 की तुलना में लगभग दुगनी थी। और ये मैंने अभी बताया आपको, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला आया था, उसकी जानकारी मांगी गई, मना कर दी गई, एसबीआई नहीं दी। फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब जाना पड़ा तो उसके बाद भी उस जानकारी उपलब्ध कराई गई। आपके सामने आपने खुद देखा उस बातों का। ये मैं बता ही चुका हूं आपको, प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान में और कोविड के दौरान में
व्यक्तियों पे हमले की बात आई, जो आईटीआई का एक्टिविस्ट थे उनके ऊपर हमले हुए, बहुत सी मौतें गई। आपके सामने देखा आपने, भोपाल की कार्यकर्ता और पर्यावरणविद थी सहला मसूद, जो अवैध माइनिंग को उजागर करती थी और उसको घर के बाहर गोली मार के हत्या कर दी गई। इसकी मामले की जांच सीबीआई में कराई गई। आरोपियों में एक इंटीरियर डिजाइनर भी शामिल था। सतीश सेठी, जो भूमि घोटाले को उजागर करने के लिए जाने जाते थे, उन पर सुबह की सैर के दौरान में धारदार हथियार से करके उनकी हत्या की गई। तो आप जानते हैं आरटीआई जो कार्यकर्ता है, इनको बहुत खतरों का सामना करना पड़ता है, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस तरह जो विसल ब्लोवर्स हैं, जो अवैध काम करने वालों की जानकारी देती है, वो कानून आपके यूपीए सरकार में बनाया गया, लेकिन अफसोस की बात है कि 2024 के बाद में उस कानून 2014 के बाद में इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने लागू ही नहीं किया। तो ये भी आपके सामने, जबकि आपके जो लोकतांत्रिक जो देश है हमारे, अमेरिका है और यूरोपीय संघ है, उन सब देशों ने माना है कि भ्रष्टाचार लड़ने के लिए विसल ब्लोवर्स को सुरक्षा आवश्यक है। भारत इसमें केवल अपवाद है। तो सूचना का अधिकार जो है, आज जो 20वीं वर्षगांठ है, इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि ये अधिकार केवल एक कानून नहीं है, बल्कि भारत के नागरिकों को संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। और हम क्या मांग करते हैं, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये मांग करती है आज की इस प्रेस के माध्यम से मौजूदा सरकार से कि 2019 के संशोधनों को निरस्त कर सूचना आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए और आयुक्तों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल व सुरक्षित सेवा निश्चित की जाए। नंबर 2, जो डीपीडीपी अधिनियम है, जैसा अभी मैंने बताया था, उनकी धाराओं की समीक्षा संशोधन किया जाए जो आरटीआई के जनहित उद्देश्य को कमजोर करती है। नंबर 3, केंद्र और राज्य आयोगों में सभी रिक्तियां पारदर्शी व समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से तुरंत भरी जाए। नंबर 4, आयोगों के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाएं और निपटान दर की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए। नंबर 5, विसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू कर आरटीआई उपयोगकर्ताओं और विसल ब्लोवर्स को सशक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। नंबर 6, आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जाए, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। आरटीआई जो है, मैं कहना चाहता हूं कि आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सुधारों में से एक है। इसकी कमजोरी लोकतंत्र की कमजोरी है और आरटीआई की जब 20वीं वर्षगांठ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कानून की रक्षा, सशक्तिकरण के अपने संकल्प को दोहराती है ताकि हर नागरिक निडर होकर सवाल पूछ सके, समयबद्ध प्रभावी तरीके से उत्तर प्राप्त कर सके, उसका जवाब ले सके। मुख्य रूप से ये आज आरटीआई की 20वीं वर्षगांठ के ऊपर ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। तो हमने आप लोगों को इसीलिए तकलीफ दी थी कि ये हम मुख्य रूप से आज हमारा मुख्य एजेंडा आरटीआई का है। आप तो खुद जागरूक एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आपको तो खुद इस बात की जानकारी है। बहुत से पत्रकार साथी खुद आरटीआई के माध्यम से बहुत जानकारी लेते हैं, न्यूज लगाते हैं, करते हैं, तो आप जानते हैं क्या हालत है, उनको किस दिक्कत सामना करना पड़ता है। ये सब चीजें आपके सामने है। आप साथियों से हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही निवेदन है कि आप इसमें पूरी तरह से आप मदद करें। अध्यक्ष साहब, 10 साल लगभग कांग्रेस इस कानून के दौरान रही और अब ये कहा जाता है कि आरटीआई एक ब्लैकमेलिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या उस वक्त भी ये चुनौतियां थी या अब ज्यादा हो गई हैं? देखिए, हमारे समय के अंदर कोई भी कानून अगर जो बनता है ना, तो अच्छी चीज के लिए बनता है। आरटीआई एक जरूरत थी लोगों को कि भाई जानकारी ले सके, आप गांव में काम हो रहा है, पंचायत क्या कर रही है, कोई व्यक्ति जानकारी लेना चाहे तो ले लीजिए, जानकारी मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। तो कानून को अच्छे रूप में बनाया गया था और हमारे समय में ऐसा कोई नहीं था कि भाई इसका कोई यूज, गलत मिसयूज होता हो। लेकिन जो ये कमजोर कर दिया हमने संशोधनों के माध्यम से, मैं समझता हूँ उसके बाद कमजोरी आई है। बाकी अच्छी चीज को हमें अच्छा कहना चाहिए। आरटीआई एक बहुत बढ़िया डेमोक्रेटिक वेपन है, एक तरह से हथियार है, जिससे आपको पता लग जाए दूसरा व्यक्ति, उससे डर भी पैदा रहता है। कोई व्यक्ति करप्शन करता है, कोई चुना हुआ आदमी करता है, तो उसको जानकारी रहे, भाई तेरी आरटीआई मांगेंगे, खबर जाएंगे। जी सर, एक सवाल और है। जी आप सबसे, जब हम सूचना की बात करते हैं और पॉलिसीज की बात करते हैं, पूरे भारत की गवर्नमेंट पॉलिसीज का एक मतलब में बैठा रहता है।
एक शब्द अभी साथी ने यूज किया कि आरटीआई मांगना मतलब ब्लैकमेलर। क्या कांग्रेस पार्टी कभी किसी आरटीआई एक्टिविस्ट के तहत अगर कोई ऐसी कार्रवाई देश भर में होती है तो क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मतलब आप सजग है अपने कानून? नहीं, बिल्कुल मैं समझता क्या हूँ। उस सजगता के साथ आप कोई लीगल सेल्टरिंग उन लोगों को देंगे जो आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं और ले रहे हैं? नंबर 2, आपने इतना अच्छा कानून बनाया जिसमें से बिजली कंपनियों को बाहर कर दिया। जब आप सरकारी विभागों का निजीकरण कर देंगे और निजीकरण पर आपका आरटीआई लागू नहीं होगा, नॉट अवेलेबल प्रॉमिस है, हर जगह नहीं दे रहे हैं, जानकारी उपलब्ध नहीं, तो आप इसको डिजिटल क्यों नहीं कराते? डिजिटल इंडिया है, तो आप ये डिमांड क्यों नहीं करते कि हर एक निर्णय डिजिटल क्यों नहीं? मैं एक लिफाफा आपको दिखाऊंगा। वो लिफाफा 2016 के ऐसे ऑर्डर का था जिसमें 278 करोड़ का जो है ऑर्डर दिया गया है और उसमें दवाइयाँ बेची जा रही है। अगर सरकारी कागज जैसे बाहर है तो आप समझ सकते हैं क्या किएगा। देखिए, आज कांग्रेस विपक्ष के अंदर है और मैं समझता हूँ कि देश की जनता जब आगे मौका देगी कांग्रेस पार्टी को केंद्र के अंदर और हरियाणा में, तो जो चीज़ें आप कह रहे हैं अगर कोई कमी रही है इसको हम दूर करेंगे और जो एक्टिविस्ट है, आरटीआई के कार्यकर्ता है, उनकी सुरक्षा निश्चित की जाएगी। एक सवाल जी अध्यक्ष जी, विपक्ष आपने बोला कांग्रेस विपक्ष में है, लोकतंत्र की सुरक्षा करना विपक्ष का काम है। आप अपनी ड्यूटी निभाओगे, जगह जगह पर धरने दोगे, धरना प्रदर्शन कोई नहीं कर सकता, कोई कहीं भी रह सकता है, आप इसकी कुर्सी में पढ़ लेना। जब आप ये काम कर ही नहीं रहे हो, आपने अभी अध्यक्ष अभी नियुक्त किया है, आपने अपोजिट का लीडर अभी नियुक्त किया है, और पीछे एक बड़ी बात ये भी करना चाहूंगा कि मेहनत कोई करता है पर लास्ट में टिकट कोई ले जाता है, ये भी आप भी अपना भी थोड़ा देखो और बताओ। देखिए, सबसे पहले तो सरकार बनेगी तब कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, तो बाद की बात है, उसकी बात करो। देखिए, सबसे पहले तो आपको पत्रकार साथी अक्सर कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, कहते थे आप लोग भी, तो हमने उस बात पर गौर किया। हमारे नेताओं में हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी ने इस बात को गौर करते हुए अपने इस कमी को संगठन की दूर थी उसको दूर किया। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा में आपके सामने संगठन बना, बाकी प्रदेशों में काम चल रहा है और आप खुद देख सकते हो हरियाणा में आपके सामने नियुक्ति हुई, 2 अध्यक्ष आपके पास बैठे हैं और आप तो खुद इस बात की तारीफ करेंगे अपने मुंह से कि कितने हर मुद्दे को ये लोग कितनी बारीकी से साथ लेकर के आपकी मौजूदगी में, आपके माध्यम से प्रेस सूचना आती है। हम पढ़ते हैं कि हमारे गुड़गांव को मैं बड़ा जागरूक समझता हूँ हमारे साथियों को कि रोजाना कोई खड्डों भरने के मामले में, कोई कूड़े काड़े के मामले में, कहीं अभी कल भी शायद हमारे एससी भाइयों के ऊपर जो अत्याचार है उसके विरोध में, आदि आदि अनेकों रूप में हमारे साथी काम कर चुके, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अधूरी है आपके बगैर। आप भी साथ देंगे, हमारा तो और मजबूती से निभाएंगे कांग्रेस पार्टी। और अभी नियुक्ति हुई है आज ताजा आपके सामने, मुझे आपके उसको बधाई देना चाहता हूं कि आपके इलाके को ये जिम्मेदारी मिली है, अपने क्षेत्र को गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में 53 साल के बाद ये जिम्मेदारी आई है, तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है कि अब हमारी राष्ट्रीय पार्टी का भी हमारी तरफ ध्यान आया कि दक्षिण हरियाणा के लोग हैं, इनको और जागरूक करना है, इनको जिम्मेदारी डालने कंधों पे, तो उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी। हालांकि हम तो साधारण कार्यकर्ता है आपके सामने, लेकिन फिर भी प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिल करके मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अध्यक्ष जी, आपके सांसद यात्रा निकाल रहे हैं, आप शामिल हो रहे हैं उस यात्रा में? जी, सद्भाव यात्रा कांग्रेस पार्टी के ही हमारे साथी भाई ब्रजेंद्र जी, पूर्व सांसद साहब, एक निकाल रहे हैं। वैसे उनकी यात्रा का ये कार्यक्रम मेरे अध्यक्ष बनने से पहले ही हो गया था, लेकिन फिर भी चंडीगढ़ में पत्रकार सम्मेलन में हमारे प्रभारी जी की तरफ से स्पष्ट निर्देश थे कि जो भी साथी इस यात्रा में जाना चाहे जा सकता है। कांग्रेस के भाई रणदीप जी की बेटी भी गए हैं, बहुत साथी गए हैं, लेकिन अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऐसे कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं आई है, इसलिए यात्रा कांग्रेस के झंडे के नीचे हो रही है। कांग्रेस साथी निकाल रहे हैं और अच्छे उद्देश्य के लिए, ऐसा नहीं है गलत है, लेकिन अभी मैं कहूं कि कांग्रेस की यात्रा है या मैं खुद को मेरे पास ऑफिशियल मैसेज आया पार्टी का, अभी ऐसा नहीं आया है, लेकिन ठीक है, हमने कहती तो साथी जाना चाहिए, जाए, स्वागत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है।
आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किसी भी सरकारी विभाग से, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो हॉस्पिटल हो, उसकी वीडियो ले सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अब ये नियम में इतना बदलाव कर दिया गया, हम वीडियो मांगते रह जाते हैं, उसके बाद वो टालमटोली करते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद बोला, आपने शायद सुना भी होगा, ये कब हुआ? जब इन्होंने संशोधन किया, वो गलत किया गया। हमने ये मांगे रखी है कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई जानकारी मांगे तो उसको देना चाहिए। उस समय नहीं था, शुरू में बना जब ऐसा नहीं था, मिलती थी, लेकिन बना ये इन लोगों ने किया है, तो इस बात का तो आप खुद मानेंगे इस बात को। अध्यक्ष साहब, एक आईपीएस अधिकारी ने आपकी हत्या कर ली, इतना वक्त भी चुका है, अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्या आप मानते हैं कि हरियाणा सरकार चंडीगढ़ से नहीं दिल्ली से चल रही है कि इतना वक्त लग गया, अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा? देखिए, बड़ा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। मैं परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब से मेरी शाम को लगभग 6:30 बजे मीटिंग थी। पहली शिष्टाचार भेंट थी उनसे, उसी समय आदेश हुआ। और मैं कल स्पेशल हम चंडीगढ़ गए हैं, उस परिवार से मिल के आए हैं। वो कपल जो है, भाई पूर्ण कुमार जी सुप्रीडेंट पुलिस और पी अमनीत कुमार जी डिप्टी कमिश्नर नारनौल रहे हैं मेरे खुद के अपने डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में। तो व्यक्तिगत रूप से मेरे उनसे संबंध रहे, एक अच्छे बहादुर अफसर थे। और जिस तरीके से उनको मजबूरन ये आत्महत्या जो करनी पड़ी, इसके लिए न केवल हरियाणा, पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़े लोगों में दुख है इस बात का। जो भी संवेदनशील व्यक्ति है उसकी आंखों में आंसू है, सब इसको महसूस कर रहे हैं इस बात को। और हम ये मांग की हमने कल वहां जाके भी, और 2 दिन हमारे पूरे हमने अपने हरियाणा में प्रदेश में सभी जिला अध्यक्षों से निवेदन किया है कि आप रोज प्रदर्शन करेंगे। कल मैं खुद दादरी में सोनीपत में मैं खुद भी रहूंगा, हम बड़ा कार्यक्रम थे, तो ये हम पहले इसको करेंगे। और कोई एक जाति की बात नहीं है, सबकी बात है, छत्तीसगढ़ी बिरादरी की बात है कि भी उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। कोई ऐसा मैटर चल रहा था मान लो सालों से, तो संज्ञान में लाना चाहिए, उच्च अधिकारियों को, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आना चाहिए था। और ये बात तो आप स्वयं जानते हैं, सरकार कहाँ से चल रही है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से ज्यादा जान सकते हो, शायद हरियाणा जानता है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आईएएस आईपीएस फैमिली को भी अगर जस्टिस नहीं मिल रहा है, जो व्यक्ति एक अपना सुसाइड नोट छोड़ के गए हैं 8 पेज का, और वो परिवार डिमांड कर रही है, ये मांग होनी चाहिए। इतने दिन हो गए आपस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बहुत ही अफसोस शर्मनाक है। और हम ये मांग करते हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, उनकी संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला है। क्या मानते हैं, सरकार क्या समिति नहीं बना पा रही है, समझा नहीं पा रही है परिवार, क्या अफसरों को बचा रही है? देखिए, उनकी कुछ मांग है, पी अमनीत कुमार जी ने कुछ लिख के दिया है कि ऐसा होने के बाद ही करना चाहिए। बाकी कल ये जानकारी थी चंडीगढ़ में बड़ा कि उनके बगैर जानकारी के सेक्टर 16 मोर्चरी से सही डेड बॉडी ले जाई गई, उस बात का विरोध भी किया कि अपराध है, ऐसा नहीं कर सकते, उनकी सहमति जरूरी है। तो ये मामला बड़ा गंभीर चल रहा है। कल भी काफी लोग सरकार पक्ष के भी आए हैं, गैर सरकारी लोग भी आए हैं, दिल्ली के भी, यूपी, पंजाब, हरियाणा, आसपास चंडीगढ़, देख रहा हिमाचल, बहुत लोग आए हुए थे, सांसद साहिबान और बहुत चुने हुए लोग भी थे। काफी एक संवेदनशील मामला है। बात करो, क्या डीजीपी और डीजीपी के ऊपर एक्शन लेने के लिए सरकार डर रही है? लेना चाहिए, जो भी उसमें दोषी है, कोई अधिकारी की एक की बात नहीं है, जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का बयान भी पढ़ रहा था, तो फिर अच्छी बात लेनी चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। देर से किया हुआ न्याय फिर अच्छा लगता है, तुरंत करना चाहिए, तो करने अध्यक्ष जी, आपके यहाँ जो सब यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा में आपके विधायक दीप शर्मा जी शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का भी हमारे एक नेता ने इनेलो जैसा हाल कर दिया, बाप बेटे जैसा बना दिया है, उनका इशारा उठाई करता। देखिए, इस बात का तो जवाब वही दे सकते हैं, मैंने कोई बयान दिया तो मैं जवाब दे सकता हूं। बाकी शामिल तो बहुत हुए हैं, रणदीप सुरजेवाला जी के बेटे आदित्य सुरजेवाला विधायक, वो भी शामिल हुए, छात्र सिंह सैनी साहब भी शामिल हुए, पूर्व मंत्री, कोई मनाही नहीं, अच्छा है, तो साथी जाना चाहिए, स्वागत है। देखिए, हमने फैसला किया है कि अनुशासन समिति, डिसिप्लिन कमेटी का बहुत जल्दी हम उसका बनाने जा रहे हैं। और मैंने सभी नेताओं से ये निवेदन किया है कि कोई भी किसी भाई को शिकायत हो, पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर आप जरूर रख लें, आपका अधिकार है। लेकिन कोई भी अगर आप सार्वजनिक रूप से कोई बयान देते हैं, प्रेस में बयान देते हैं जो पार्टी के विरुद्ध है,
मैं समझता हूँ ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी नेता से बाहर नहीं जाएगा, अपने दायरे में रह करके ही उनको काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। क्या कांग्रेस अरे आपके नेतृत्व में लागू हो जाएगा पूरी तरीके से? क्या कह रहे हम मान सकते हैं क्योंकि आप 20 साल हो गए आपके इस कानून में, जी 20 साल की उम्र है। जी जी तो क्या विद इन कांग्रेस पार्टी कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी पत्रकार, कोई भी व्यक्ति इसी व्यक्ति के पूरे सिस्टम आपसे पूछ सकता है? मेरे से पूछ कांग्रेस पार्टी से क्या जानकारी ले सकता है आरटीआई के तहत? हाँ, ले सकते हैं। जो कानून के दायरे में, तो हम कोई बाहर थोड़ी है, सभी उसके लिए है, सबके लिए कानून तो बराबर है, कोई एक पार्टी है व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं कई देर से प्रयास कर रहा हूं। हाँ भाई साहब बताओ, आप पीछे बैठे हैं। आपके नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस पार्टी संगठित है, ऐसी मैं कामना करता हूँ आगे संगठित रहेगी, बात वो नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है, फिलहाल हरियाणा में जो कल वर्धन जी कह रहे थे अच्छे दिन वाली बात, तो कांग्रेस के अच्छे दिन लाने के लिए इतना बड़ा मुद्दा एक आईपीएस ने अपना बलिदान देके आपको दे दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन में कांग्रेस की गति धीमी है, क्या कहें? देखिए, नंबर एक बात तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात के खिलाफ हूँ कि इन चीजों को कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये एक संवेदनशील मामला है, इसलिए पूरे देश प्रदेश के लिए है। जो व्यक्ति लड़ाई तो आप ही लड़ेंगे। बाबा साहब के संविधान विश्वास करता था, अच्छा इंसान था, बहादुर व्यक्ति था, और उसको मजबूरन स्टेप उठाना पड़ा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कल चंडीगढ़ के अंदर हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता गए हैं, जिसको समय मिला, कुछ सुबह दोपहर शाम सभी लोग गए। तो क्या अगर हम इसको गंभीर लेते नहीं तो कैसे क्यों कर जाते? दूसरा, सभी जिला अध्यक्षों को तुरंत निर्देश दिए गए शाम को ही कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको रोष प्रकट करना है। उसके पहले भी लोग शुरू हो चुके हैं, करनाल ने किया, गुड़गांव ने किया, बहुत साथियों ने किया। तो पूरी तरह से हम गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी उस पर पूरी नजर रखे हुए है, और कह के आए हम उनको कि हम उनके साथ खड़े, इस दुख की घड़ी में हम दूर नहीं है। तो लेकिन हम इसको मेहरबानी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। एक व्यक्तिगत बात है, बहुत बड़ी क्षति है किसी परिवार के लिए। वो बेचारी बार बार मैडम यही फील कर रही थी कि जी मेरे लिए तो सब कुछ चला गया। वास्तव में बात तो ठीक है कि मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटी को क्या जवाब दूं, क्या दिखाऊं पापा के बारे में, जब हमें जरूरत पड़ते थे रात, जो बेचारे हमें उनके लिए दिक्कत आ रही है तो है। इसलिए इसको तो, लेकिन कांग्रेस पार्टी न्याय दिलाने के लिए हम बिल्कुल साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे। देरी की वजह क्या मानते हैं? आपने स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं दिया कि सरकार इसमें एक्शन लेने में देरी क्यों कर रही है? सभी सरकार का ये आदमी बता सकते, हम तो आप तो मांग कर सकते कि तुरंत होना चाहिए। नहीं, कोई ना कोई उनको ही चाहिए इस मामले में, उनको तुरंत लेना चाहिए। हमने खुद मांग की, कल चंडीगढ़ में सही प्रेस के साथ ही मौजूद थे, हमने मांग रखी है कि आपको तुरंत होना चाहिए। आप जो लेट कर रहे हैं उससे लोगों का शक बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष जी, हम गुड़गांव में है और गुड़गांव में महिलाओं के साथ अंग्रेजों की तरह व्यवहार किया गया है। झुग्गी झोपड़ी तोड़ी गई, झुग्गी झोपड़ी तोड़ना चलो अलग बात है, मगर जो औरतों के साथ व्यवहार किया गया है, उनको खींचा गया है, और अपोजिशन ज्यादा यहाँ कुछ है जो जिला तक सीमित रह जाती बातें, इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाते आप? नहीं, बिल्कुल बढ़ाएंगे, और अगर किसी महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है या कोई करेंगे। अध्यक्ष भी थे, दोनों अध्यक्ष साथ में थे, वो खींचा गया है। अंग्रेज भी ऐसा नहीं करते थे, भी हो गया ऐसा नहीं, उस बात की घोर आलोचना करते हैं। बुरी गलत बात को गलती कहा जाएगा, उसको निश्चित रूप से, और इस बात को उठाएंगे। बुरी बात उनके, ये इनका अभिमान नजर आता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों का। प्रदेश अध्यक्ष तो चुन लिया गया है, अब कार्यकारी अध्यक्ष को कब तक चुना जाएगा? क्या अभी पेंडिंग है कार्यकारी? देखिए, ये मामला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी निश्चित करेगी। हम बहुत जल्दी अपने कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे, मंडल अध्यक्ष बनेंगे, गांव में बूथ लेवल तक कमेटी बनेगी, और संगठन को बहुत मजबूत बनाया जाएगा। दावर जी, पांडे जी के बाद मेरा नंबर है। हाँ ठीक, आज बंसल जी सबसे वरिष्ठ है तो मुझे लगा जी पिछले दिनों मनोहर लाल जी आए थे, जी जी आत्मनिर्भर भारत पर बोल रहे थे, तो मैंने एक सवाल पूछा था कि रोहतक में रैली हुई लोकदल की, हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष बने, तो आपका क्या कहना चाहते? ये तो इस पर हम नहीं ज्यादा करेंगे, ये हुड्डा साहब को बधाई दिया उन्होंने। कांग्रेस में देर से सो करके उठती, वो जल्दी कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। 5-5 दिन से डेड बॉडी
पड़ी हुई है, तो वो उनका जल्दी करे, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं वो लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाया आज तक। ऑल इंडिया अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा। राजभर को टिकट मिली देर से, परिणाम जो है अगर पहले मिली होती तो ये संगठन तो बन गया। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला नहीं कर पा रहे, वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए सबको। जी भाई साहब, आप अंतिम सवाल। अदराज ये इलाका कांग्रेस के लिए ना बड़ा लाभदायक रहा है पिछले दिनों। जी तो यहीं से सरकार बनती है। जी पहली बार आपको संगठन का लाभ मिला है। जी जी। तो आप एक्सप्लेन करिए कि पार्टी के लिए आप कितने लाभदायक होंगे। देखिए, मैं पहले जिक्र भी किया हल्का सा, इस इलाके के अंदर 53 साल के बाद प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, एक साधारण कार्यकर्ता को दी गई है, और केवल एक यादव समाज या हिर समाज की बात नहीं है, पिछड़े की बात नहीं है, छत्तीसवीं बरादरी के रूप में दी गई इस इलाके को। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, और आपके डिक्लेयर होने के बाद में इस इलाके के लोगों में उत्साह है। इस बात का नारनौल तक हम लोग गए हैं, और लोगों में है कि अब हमारे ऊपर भी डायरेक्ट पार्टी की नजर आई है, हमें जिम्मेदारी दी है, जो कमी रह रही थी कांग्रेस के वो पूरी होगी, और इस इलाके से कांग्रेस का झंडा और ऊंचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिले नहीं है, वो कोई दूसरा हुआ नहीं है, सब एक, और टूटे हैं तो बना लेंगे, इसमें क्या होता है।